हेलो स्टूडेंट्स। दुनिया के ज्यादातर देश अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट सी रूट्स के थ्रू करते हैं। इंडिया भी लगभग अपना 91% के आसपास का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है दूसरी कंट्रीज से सी रूट्स के थ्रू ही करता है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने सी रूट्स को और ज्यादा प्रोटेक्टेड रखें, सिक्योर रखें, हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें, इंपोर्ट को बढ़ा सकें और इसको थोड़ा और ज्यादा लो रेट पे हम कर सकें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, फास्ट शिप की मूवमेंट करने के लिए, अच्छे कॉन्टेक्ट्स और अच्छे लिंकेज बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पुराने जो हमारे बिल्स थे रिलेटेड टू द सी और सी मर्चेंट से रिलेटेड उनको चेंज करने का फैसला किया है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया एक नया बिल, दो नए बिल, जो कि एक है कोस्टल से रिलेटेड कोस्टल बिल होगा 2024 और दूसरा होगा मर्चेंट शिपिंग से रिलेटेड 2024। अब ये बिल को एक तरीके से धीरे धीरे करके इसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और हमारे जो पुराने जो इससे रिलेटेड जो स्कीम्स या फिर जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसे कि सागरमाला, उसके साथ में इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा और ऐसी कंडीशन में हम अपने पूरे कोस्टल को पूरी तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। लगभग 7500 किलोमीटर लॉन्ग हमारी कोस्ट लाइन है, लेकिन हम उतना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं जितना दूसरी कंट्रीज इससे कम कोस्ट लाइन पे कर रही हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारी जैसी कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन को प्रॉपरली यूटिलाइज करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए और यहां पे बहुत सारा बिजनेस यहां पे जनरेट हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा जनरेट हो सकती है। हम इन और आउट टाइम जो होता है शिप का उसको कम करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, हिंटरलैंड यानी जो अंदर के एरियाज हैं कोस्टल एरियाज से, वहां के लिए लॉजिस्टिक्स को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। इसी वजह से रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं 2 बिल्स। आइए हम उस चीज के बारे में डिटेल में समझते हैं ये क्या है ये बिल और इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। सो ऑन रिफॉर्म इन मर्चेंट शिपिंग हैविंग द, हम ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हमारे पास एक्ट नहीं थे, हमारे पास मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 है, लेकिन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है मर्चेंट शिपिंग 2024 बिल। वहीं पे कोस्टल वेसल एक्ट 1838 का हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली अंग्रेजों के टाइम का, लेकिन अब एक नया बिल 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें जो पुराने जो हमारे जो पुरानी वो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉर्ट आउट किया गया है, एक तरीके से रिफॉर्म लाए गए हैं उस पर्टिकुलर बिल्स के अंदर में और एक अच्छा बड़ा लेवल का हम यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। स्पेशली जो शिप से हमारा ट्रेड होता है उसके ऊपर हम खासा ध्यान देने वाले हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज के अकॉर्डिंगली जो पुराने जितने भी हमारे एक्ट हैं, स्पेशली हम कोस्टिंग वेसल एक्ट 1838 की बात करें या फिर मर्चेंट शिपिंग एक्ट यहाँ पे 1958 की बात करें, तो ये एक तरीके से फेल हो गए हैं आज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। आज की रिक्वायरमेंट में हमें ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छे कॉन्टैक्ट चाहिए, प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, लिबर्टी चाहिए, ईज चाहिए और हमारे डिजिटलाइजेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसी वजह से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से शिप को इस कंट्री से दूसरी कंट्री पे भेजा जाता है। कंटेनर्स यहाँ पे अलग अलग कंपनी अपने कंटेनर्स को भेजती है दूसरी कंट्रीज में, ऐसी हम अलग अलग कंपनीज से दूसरी कंट्रीज की इंडिया में इसको इंपोर्ट करते हैं और अपनी ट्रेड को चलाते हैं। लगभग 90% और 91% के आसपास ट्रेड हम इसी के थ्रू करते हैं। 4 से 5% का जो ट्रेड है रोड से होता है और रिमेनिंग जो है हमारा एयरवेज और दूसरे तरीकों से किया जाता है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें मर्चेंट शिपिंग में, हमने 2 बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 और कोस्टल शिपिंग बिल 2024। और जो पुराने बिल्स थे उसको यहाँ पे डिस्कार्ड, एक्ट जो थे उनको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। बात करें पर्टिकुलर क्या नीड थी इसकी, डेफिनेटली अगर हम बात करें तो ये जो पुराने बिल थे अभी एक तरीके से आज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सिंक नहीं कर पा रहे हैं, एक गैप यहां पे क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से बिल लाने की जरूरत पड़ी है। द न्यू बिल एम टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क, प्रमोट ईज ऑफ बिजनेस, सी फेयर वेलफेयर, यानी जो समुद्र में वो जो नाव चलाते हैं, बोट चलाते हैं, इस तरह के कंटेनर चलाते हैं, ये सारे जो होते हैं इनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, ट्रेड इनको मिल पाए और इंटरनेशनल कंप्लायंस भी हो पाए। इस वजह से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है।
अभी बिल जो इससे पहले एक्ट जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर में बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं है, तो वो उस टाइम पे हमें एक्सटेम्पोर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। बट यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली रिटन फॉर्म में, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में होगी, यानी हर चीज को यहाँ पे लीगलाइज जो भी किया जाएगा वो एक कंट्रोल मैनर में किया जाएगा। हर चीज यहाँ पे रिटन फॉर्म में है, तो हर पर्सन को यहाँ पे फॉलो करने में दिक्कत नहीं आएगी, वो इजीली इसको फॉलो कर सकते हो। डेफिनेटली ईज ऑफ डूइंग तो हमारा यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मर्चेंट शिपिंग बिल ने जो प्रपोज किया है, सबसे पहला जो यहाँ पे प्रपोजल है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट, हमें और भी अगर एक्सपैंड करना है तो फॉरेन करेंसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। रिड्यूसिंग इंडियन ओनरशिप थ्रेशोल्ड टू 51%, जो 100% इंडियन थ्रेशोल्ड था, यानी सारा जो बिजनेस था इंडियंस के हाथ में था, ये शिपिंग से रिलेटेड, ये धीरे धीरे करके 51% तक ले आया जाएगा, और बाकी जो है 49% तक फॉरेन जो है इसमें ट्रेडर्स जो हैं वो भी काम कर सकेंगे। ये परमिट करेगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी अगर कोई भी सपोज कीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जहां पे भी लायबिलिटी की बात आ जाती है, तो वो 1 या 2% के ऊपर लायबिलिटी डाल दी जाती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई शिप सपोज कीजिए सिंक कर जाता है और वो 100 करोड़ का कोई मटेरियल लेके जा रहा था, तो वो सारा का सारा जो लायबिलिटी है उस पर्टिकुलर कंपनी के पड़ जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है या फिर जो एक्सपोर्टर कंट्री है। लेकिन ऐसे में यहां पे अगर हम इस चीज को बांट दें, यानी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स उसमें ले आए, और इसके अंदर में जो लॉस होगा मल्टीपल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी जो भी इसके अंदर में स्टेक होल्डर होंगे उनके साथ इंश्योरेंस होगा, और अगर इनकेस लॉस होता है तो वो सारे पर्टिकुलर के ऊपर में उनको लॉस बियर करना पड़ेगा। तो जो 100 करोड़ का जो हमारा लॉस था 2-3 लोग बियर कर रहे थे, अभी 100 करोड़ का लॉस अगर 200 लोग करेंगे तो डेफिनेटली लॉस भी कम होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस फील्ड में आ सकेंगे, क्योंकि वो लायबिलिटी की वजह से इसमें ज्यादातर एक तरीके से एंटर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। एनआरआईज को पहले इसमें अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन नॉन रेजिडेंट जो इंडियन है उसको भी अब इस फील्ड में अलाउ किया जा रहा है कि वो यहां पे बिजनेस कर सकते हैं। ओसीआई भी अपने खुद के वेसल रख सकते हैं, जो ओवर सिटीजन जो होते हैं हमारे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनको भी यहां पे अलाउ किया गया है कि वो भी यहां पे बिजनेस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोली जा रही है, सभी इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कहलाया जाता है। यहाँ पे हर तरह के रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, मिनरल्स रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल, तो डेफिनेटली हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ज्यादा इंप्रूव होगा अगर हम इन चीजों को इंक्लूड कर देते हैं। तो दूसरी बात अगर हम करें, बिल ऑल्सो फैसिलिटेट वेसल रजिस्ट्रेशन, जो वेसल रजिस्ट्रेशन कुछ ही पर्टिकुलर लोगों तक लिमिटेड था, अब यहां पे वेसल प्राइवेट बहुत ज्यादा खरीदे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्व इन द शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में जो इन्वॉल्व है वो भी अभी शिप खरीद के इस बिजनेस को चला सकते हैं, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। शिप डिमोलिशिंग एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व थे वो भी इसके अंदर में एंटर कर सकते हैं, और हमारी जो इंडस्ट्री का ओवरऑल ग्रोथ है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। डेफिनेटली हमने ज्यादा इंक्लूजन इसमें करने से क्या होगा, हमारे लॉसेस कम होंगे, ज्यादा स्टेक होल्डर्स आएंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, और ओवरऑल जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलेगी। बात करें एग्जिस्टिंग एक्ट जो है ये रेगुलेट करता है मैकेनाइज्ड शिप्स को ओवर ए सर्टेन साइज, यानी एक साइज के ऊपर वाले जो शिप है उनके ऊपर प्रॉपर लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे जा रहे हैं, लेकिन उससे नीचे वाले के ऊपर में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन अब इसके बिल आने के बाद, ये एक्ट बनने के बाद, जितने भी बोट्स और जो सबमर्सिबल या फिर आप बोल सकते हैं स्मॉल या नॉन मैकेनाइज्ड वेसल्स होंगे वो सबको यहां पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। यहां तक कि जो सबमर्सिबल यानी जो पानी में अंदर यानी डूब के जो चलते हैं, एक तरीके सबमर्सिबल जिसको बोले जाते हैं, या फिर हाफ सबमर्सिबल, सेमी सबमर्सिबल जो व्हीकल्स होते हैं उनको भी इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में उनको चलाया जाएगा। ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स, यानी जब ऑयल निकालना होता है, गैस कोल निकालना होता है, तो ऑफशोर यानी पानी के अंदर में जाके हमें ड्रिलिंग करके निकालने पड़ते हैं,
और उनको भी इस पर्टिकुलर श्रेणी में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में लाया जाएगा और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब के साथ में फॉलो होगा। तो डेफिनेटली हर चीज एक तरीके से लीगलाइज्ड होंगी और ये जो एक्टिविटीज होंगी सबका कंट्रोल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो किसी भी तरीके से इनको रेगुलेट कर सकती है। This ensure comprehensive regulatory oversight strengthen maritime security को भी बढ़ाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे तो सिक्योरिटी भी ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। जिस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ेगी तो अगर ऊपर दूसरी कंट्रीज से, आसपास से भी कोई जो इलीगल ट्रेड होता है तो उसको भी यहाँ पे बचाया जा सकता है। सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पे कम हो जाते हैं और ऑपरेशनल और सिक्योरिटी रिस्क कम हो जाते हैं। सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे ज्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा बिजनेस, ज्यादा सेफ्टी मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, ज्यादा स्टेक होल्डर्स इसमें आएंगे, पैसा ज्यादा इनफ्लो होगा, तो डेफिनेटली हर चीज यहाँ पे इंप्रूव की जा सकती है। इस तरह की सारी यूनिट जो यहाँ पे होती हैं, इस तरह के जो शिप होते हैं, सबको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ले आया जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और यहाँ पे एक बड़े लेवल पे बिजनेस यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मैरीटाइम पॉल्यूशन और इंटरनेशनल कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशन जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है, मारपोल यानी मैरीटाइम पॉल्यूशन से रिलेटेड कन्वेंशन साइन किए हैं हमने, उसके अंदर में इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। यानी जो मर्चेंट शिपिंग बिल है वो इंटीग्रेट हो जाएगा मारपोल के साथ। यानी जो हमने सबमर्सिबल, सेमी सबमर्सिबल और दूसरी जो हमने वेसल्स को इसके अंदर में कंसीडर किया है, उनको भी ये मारपोल वाले, यानी वो अननेसेसरी पॉल्यूशन नहीं कर सकते। वहां पे जो ऑयल स्पिल हो जाता है, कई बार आप देखते होंगे इस तरीके से, तो वो अब यहाँ पे अगर करेंगे तो उनके ऊपर फाइन और लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। इससे पहले इनके ऊपर में कोई इस तरह के ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ करती थी। डेफिनेटली मैराइन पॉल्यूशन को भी यहाँ पे ये बचा सकता है। स्पेशली अगर हम बात करें, दिस अलाइनमेंट इंश्योर्ड इंडियाज compliance with the global environmental standard, enhancing sustainability in the शिपिंग इंडस्ट्री में, एनवायरमेंट में हम काफी अच्छा कर पाएंगे अगर जो बिल है अगर हमारे ये पास हो जाते हैं और ये प्रॉपरली अगर लागू हो जाते हैं। तो इस तरह के जो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, एक्वेटिक लाइफ जहां पे कम होती जा रही है, ऑयल स्पिल अगर हो जाता है तो सनलाइट प्रॉपर एंटर नहीं कर पाती, ऑक्सीजन इनको प्रॉपरली नहीं मिल पाती, जिस वजह से मैराइन लाइफ भी एक तरीके से अफेक्ट होती है। अगर हम यहाँ पे जो इंडियाज मर्चेंट की बात करें, नेवी हैज सीन ग्रोथ, लगभग 85% इंडियन सी फेयर, यानी जो बोट वगैरह और शिप वगैरह जो चलाते हैं और इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, वर्किंग ऑन फॉरेन फ्लैग शिप्ड, यानी एक तरीके से आज के टाइम पे अगर हम देखें तो फॉरेन के जो शिप्स हैं उनको ये चला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रॉपर ये इंडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बिल ने एक्सपेंड एक तरीके से प्रपोज किया है कि वेलफेयर मेजर्स फॉर दीज सी फेयरर्स इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें जो लेबर काम कर रही है उनके ऊपर ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो, यानी उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। जो भी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में लेबर फोर्स है उसके लिए भी यहाँ पे लॉ लाया जा रहा है और यहाँ पे प्रॉपरली उनकी सेफ्टी कंसर्न, वेजेस से रिलेटेड, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड सारी चीजों को यहाँ पे रखा जाएगा और उनकी मांगों को भी यहाँ पे सुना गया है। दिस एंश्योर्स बेटर वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सपोर्ट फॉर इंडियन सी फेयर ग्लोबली, जो हमारी स्टैंडर्ड्स है वहां एक तरीके से फॉलो करेंगे। इंडियन जो हमारे सी फेयरर्स हैं, यानी जो बोट्स और ये सब चलाने वाले नाविक हैं, उनके लिए भी एक तरीके से काफी अच्छा होगा, क्योंकि हम सेफ्टी और वेलफेयर के ऊपर में भी यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। फर्दर अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे हर पर्सन को यहाँ पे लिबरलाइज थी पहले की जो ट्रेनिंग है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे नहीं थे, लेकिन अब इसमें ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया जाएगा। एक आप बोल सकते हैं कि फॉरेन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और उस लेवल की जो स्टडीज होती है, यानी इंटरनेशनल लेवल की स्टडीज यहाँ पे कराई जाएगी, और यहाँ पे जो लोकल स्टडीज होती थी लोकल लेवल पे, उसको बढ़ा दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर बिल के अंदर में ये सारी चीजें क्लियरली यहाँ पे फ्रेमवर्क में मेंशन्ड है, और ये एलिमिनेट करेगी
फ्रॉड जो हमारे प्रैक्टिसेस होती हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे, और मैरीटाइम यानी कई बार देखा होगा आपने कि कुछ गलत प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, तो स्मगलिंग और ये सारी चीजें भी हमारी कम होगी अगर इस बिल को प्रॉपरली इनेक्ट कर दिया गया तो। और क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे जो ट्रेनर्स होंगे उनको एक क्वालिफाइड पर्सन यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे एक अच्छे एनवायरनमेंट में ये लोग काम कर पाएंगे। ट्रेंड यहाँ पे वर्कर्स यहाँ पे होंगे, स्किल्ड वर्कर्स होंगे, एफिशिएंसी यहाँ पे ओवरऑल हमारी ज्यादा बढ़ेगी और प्रॉपर जो कोस्ट और नेवी होती है, कोस्ट गार्ड और नेवी है, उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे बात की जा रही है। कोस्टल शिपिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो कोस्टल शिपिंग बिल जो है हमारा 2024 का, ये टेक्निकल रेगुलेशन जो होते थे और जो कमर्शियल होता है उसको यहां से सेपरेट कर देगा। दो अलग अलग तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा। इंडिया सागरमाला के साथ में इसको हमने अटैच कर दिया है ताकि जो कोस्ट पे जो भी मटेरियल आ रहा है वो अंदर की तरफ, उदाहरण के तौर पे अगर आपको यूपी जाना है, दिल्ली जाना है, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जाना है, तो वहां तक जो कनेक्टिविटी है उसको भी हमें इस बिल के अंदर में प्रोवाइड करने की बात की गई है। यानी जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसको भारतमाला जैसे के प्रोजेक्ट के साथ भी इसको कनेक्ट किया जाएगा। द फोकस ऑन कोस्टल शिपिंग एम्स टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगी और मैरीटाइम जो सेक्टर काफी वीक हो गया था कुछ सालों में, वो अब दोबारा से रिवाइव कर सकता है और हमें जरूरत भी है क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आती है वर्ल्ड में और हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी कई गुना बढ़ा है कुछ सालों के अंदर में। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अपने मैरीटाइम बिल्स को और कोस्टल शिपिंग बिल्स को हम यहाँ पे और ज्यादा एनहांस करके अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें और इसको एक्ट कन्वर्ट करने के बाद में इसको ठीक से फॉलो किया जाए। फर्दर अगर हम बात करें तो रिफॉर्म्स इंडिया मैरीटाइम सेक्टर प्रॉमिस टू एड्रेस दी क्रिटिकल जो गैप्स हो गए थे हमारे, यानी हमारे पास कई बार कॉन्ट्रैक्ट होते थे लेकिन शिपिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, तो वो प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है। यहाँ पे सी फेयरर के लिए भी एक अच्छा होगा, यानी जो बोट और ये चलाते हैं। मैरीटाइम पॉल्यूशन यहाँ पे कम होगा, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ जाएगी। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा 49% तक यहाँ पे फॉरेन पर्सन को यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, ओसीआई को इन्वॉल्व कर सकते हैं, एनआरआई को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। हमारी ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी, इंडिया का मैरीटाइम इंडस्ट्री यहाँ पे एक तरीके से ग्रो करेगा और ओवरऑल कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल होगा ग्लोबल अगर हम लेवल पे इसको देखते हैं तो डेफिनेटली ये एक तरीके से प्रॉमिसिंग चीजें हैं। यहाँ पे ऐसी चीजें इसके अंदर में लाई गई हैं जिससे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता ही है लगभग 90% जिसका ट्रेड जहां से होता हो वो अगर उसको और ज्यादा एनहांस कर दिया जाए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, न्यू सेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं, बहुत फास्ट हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसीज जो है हमारी अगर इसको अलाउ करेंगी तो डेफिनेटली हम एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे बना पाएंगे। मैरीटाइम पॉल्यूशन कम होगा, यहाँ के जो कोस्टल लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी, वहां पे बिजनेस जनरेट होगा। लगभग 25% की जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की वो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोस्टल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेंट है और उनके साथ भी एक अच्छा एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओवरऑल डेफिनेटली इंडिया की यहाँ पे ग्रोथ होगी। सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उनको और ज्यादा हम एक तरीके से अच्छा बना सकते हैं। और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।